तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा डिटेल वीडियो देख लिया हुआ था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दोस्तों यह जो है ये क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 है। इसके ऊपर हमने पूरा पूरा 5 लेक्चर कर रखे हैं और पूरा डिटेल हम लोग इसको देख चुके हैं। अगर आप इसे नहीं देख पाए हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 8 साइंस करके, उस प्लेलिस्ट पर जाइए आपको ये मिल जाएंगे। ये जो है ये 1 चैप्टर इन 1 शॉट सीरीज का एक वीडियो है। इसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करने वाले विद अ परफेक्ट शॉर्ट एंड बहुत कम टाइम में, अराउंड आई थिंक 30 to 40 मिनट्स में ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएंगे। आपका पूरा डिटेल में जितने भी पॉइंट होते हैं वो सभी आपको इसमें कवर होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यह जो है रिवीजन वीडियो है तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा और ना ही डिटेल में लिखा होगा, जस्ट एज अ शॉर्ट नोट्स होंगी ये, और इसको हम लोग जस्ट रिवीजन करेंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर के नाम से पता चल रहा है हम लोग क्रॉप को, तो क्रॉप क्या होती है इस चीज़ को समझेंगे। तो जब सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो फॉर फूड ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड नॉन एज क्रॉप्स। जब हम किसी भी एक ही प्रकार के प्लांट को बहुत ज़्यादा स्केल पे ग्रो कराते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, क्रॉप्स बोल देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग सीजन क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अलग अलग सीजन में क्रॉप्स को ग्रो कराने के बेसिस पे टाइप क्रॉप्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। क्रॉप समझ गए, जब हम किसी एक ही प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाएंगे तो उसे ही बोल देंगे क्रॉप्स। अलग हम जो है क्रॉप्स को मीन्स वो बहुत ज़्यादा प्लांट को अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार के प्लांट को उगाते हैं। तो उसके बेसिस पे प्लांट को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है खरीफ क्रॉप्स, एक है रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन बोले तो जून टू सितंबर, जैसे कि सोयाबीन, पैडी, मेज, ये सब क्या हो जाएंगे आपके खरीफ क्रॉप्स हो जाएंगे। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाए जाते हैं उसे बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। रेनी सीजन कब से कब होता है? तो जून टू सितंबर। क्लियर है? तो इसके लिए कौन सा सॉइल चाहिए हमको? तो अलूवियल लोमी सॉइल चाहिए, जिसके साथ सब सॉइल क्ले भी हो, मीन्स यू कैन से अलूवियल लोमी सॉइल जिसके साथ साथ क्ले भी हो। हम तो अलग अलग सॉइल ये किस किस स्टेट में पाया जाएगा, इसमें क्या होता है, तो ये हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में इसके बारे में पूरा थोड़ा सा डिटेल में है देखेंगे, है ना। तो जस्ट अभी बस जान लेना है कि जो खरीफ क्रॉप्स होता है इसके लिए कौन सा सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, अलूवियल लोमी सॉइल, साथ साथ इसमें थोड़ा सा क्ले भी होनी चाहिए। इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, तो कल्टीवेशन मेथड क्या है इसका, तो सीड्स फॉर खरीफ क्रॉप्स कैन बी सोन थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, डीवलिंग, ड्रिलिंग और ट्रांसप्लांटेशन। ये जो खरीफ क्रॉप्स है जो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं उसको या तो आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड, डीवलिंग मेथड, ड्रिलिंग मेथड या ट्रांसप्लांटेशन मेथड, इस मेथड से क्या कर सकते हो, ग्रो करा सकते हो। ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या होता है? हाथ से छिड़कना। जब हम किसी क्रॉप्स के सीड को हाथ से फील्ड में छिड़क देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, तो उसे ही बोल देते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड। डीवलिंग मेथड क्या होता है? जब हम एक एक प्लांट के सीड को प्लांट को सीड को हम लोग क्या करते हैं, होल करके के उसमें क्या करते हैं, देते हैं, तो उसे ही बोल देते हैं डिवलिंग मेथड। और ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या होता है? डिवलिंग और ड्रिलिंग लगभग सेम ही है, इसमें मशीन के द्वारा ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग में क्या होता है कि इसमें आपको सॉइल का प्रिपरेशन ज़रूरी नहीं होता है, इसमें ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट सेम कह सकते हो डिवलिंग एंड ड्रिलिंग, है ना। अगला आता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मेथड क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि पहले जो सीड है उस सीड को पहले नर्सरी में ग्रो कराया जाता है। कहाँ ग्रो कराया जाता है? पहले नर्सरी में ग्रो कराया जाता है। उसके बाद इस सीड को फिर जहाँ पे हमको क्रॉप्स उगाना था या फिर मेन फील्ड में जाके हम क्या कर देते हैं, इसको फिर से जाके ट्रांसप्लांट कर देते हैं। मतलब नर्सरी में पहले सीड को ग्रो कराया, जब सीड थोड़ा छोटा छोटा बड़ा हो जाता है तो इसे बोलते हैं सीडलिंग। क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। तो ये जो छोटा छोटा जब पौधा हो जाता है नर्सरी में, तब इस पौधे को उखाड़ के हम क्या करते हैं, जाके मेन फील्ड में क्या करते हैं, इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये जो मेथड है ये ट्रांसप्लांटेशन मेथड है। हमको ऐसा लग रहा है कि आपको डिवलिंग एंड ड्रिलिंग में थोड़ा सा दिक्कतें हुई, मैं फिर से बता देता हूँ। डिवलिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारा ये फील्ड है, तो फील्ड में जस्ट होल किए और सीड दे दिए, फील्ड में जस्ट होल किए सीड किए, ऐसा ड्रिलिंग मेथड में होता है। डिवलिंग मेथड में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, फील्ड को पहले लूज करते हैं, मीन्स सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। और अगला आगे पढ़ने वाले हैं सॉइल प्रिपरेशन क्या होती है, तो हम पहले इसको ऐसे समझ आओ कि क्या कहते हैं, लूजिंग सॉइल को लूज करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एक एक प्लांट को हम लोग क्या करते हैं इजीली, इसमें तब जब सॉइल लूज होता है तो इसमें ज़्यादा हमको टफनेस फील नहीं होती, आप फिंगर से भी क्या कर सकते हो, एक एक सीड को आप ड्रिल कर सकते हो। तो ये जो मेथड है ये ड्रिलिंग मेथड है। और जब मशीन के द्वारा कर देते हैं इसी चीज़ को तो हम बोल देते हैं ड्रिलिंग मेथड। तो ये दोनों मेथड डिवलिंग एंड ड्रिलिंग दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर?
अब आ जाता है रवि क्रॉप्स। हमने खरीफ क्रॉप्स के बारे में पूरा यहाँ तक देख लिया। आता है रवि क्रॉप्स। ये क्रॉप्स क्या होता है, जो विंटर सीजन में ग्रो हो। वो रेनी सीजन में हो रहा था, ये किस कहाँ पे होगा, विंटर सीजन में। विंटर सीजन कब से कब होता है, तो अक्टूबर से मार्च। अक्टूबर से मार्च, जैसे कि वीट, ग्राम, पी, ये सभी क्या है, रवि क्रॉप्स है। रवि क्रॉप्स कब से कब ग्रो होते हैं, अक्टूबर से मार्च, कब, विंटर सीजन में। क्लियर है। इसके लिए कौन सा सॉइल चाहिए, तो क्ले लोमी सॉइल चाहिए, और साथ ही साथ अगर ब्लैक सॉइल भी है तो वो भी क्या है, चलने वाला होता है। तो क्ले लोमी सॉइल चाहिए और ब्लैक सॉइल चाहिए। उसमें क्या चाहिए था हमको, अलूवियल सॉइल चाहिए। क्या चाहिए, अलूवियल सॉइल चाहिए। साथ साथ में थोड़ा सा सब सॉइल में क्ले होना चाहिए, तो ठीक होगा। ठीक है। इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, तो सीड्स फॉर रवि क्रॉप्स कैन बी सोन थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, डीवलिंग, ड्रिलिंग। हमने बताया डीवलिंग और ड्रिलिंग क्या होता है, सेम होता है। और यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, और हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। डीवलिंग और ड्रिलिंग क्या होते हैं, दोनों को सेम ही होता है ना। मतलब कि प्लांट में जस्ट होल कट करके सीड को देना, वही मेथड है ड्रिलिंग मेथड। उसी को ही डीवलिंग, दूसरा सैनोनिम्स यू कैन से होता है। तो इसको ब्रॉडकास्टिंग या फिर डीवलिंग या ड्रिलिंग मेथड से की जाती है। द सीड्स आर जनरली सोन सून आफ्टर द रेनी सीजन। रेनी सीजन के जस्ट बाद क्या होता है, इस रवि क्रॉप्स को सॉन कर दी जाती है, मतलब बुआई कर दी जाती है। इसमें इसको ट्रांसप्लांटेशन मेथड से क्या किया जाता है, प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन मेथड से इसका क्या कहते हैं, सोइंग नहीं होती है। इसमें ट्रांसप्लांटेशन मेथड से सोइंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, तो इसका अगर मेन रीजन देखें तो खरीफ क्रॉप्स क्या होता है, रेनी सीजन में होता है। रेनी सीजन में सॉइल क्या होती है, लूज होती है। तो सॉइल लूज होने के कारण ट्रांसप्लांटेशन इजीली होता है। लेकिन ये क्या होता है, विंटर सीजन में होता है। तो विंटर सीजन में सॉइल उतना इजीली क्या होता है, लूज नहीं होता है। क्योंकि सॉइल इस तरह से समझ जाओ कि खरीफ क्रॉप्स में मड होता है, खेत में क्या होता है, मड, कीचड़ टाइप से होता है। तो वो इजीली आपका फिंगर से क्या होता है, तो मतलब ट्रांसप्लांट हो जाता है। लेकिन इसमें ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाएगा। अगर ट्रांसप्लांटेशन करना होगा तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, उस इस रवि क्रॉप्स के सीजन मीन्स विंटर सीजन में भी क्या करना पड़ेगा, हमको उस सॉइल को मड के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी ट्रांसप्लांटेशन संभव है। ऐसे ट्रांसप्लांटेशन संभव है ही नहीं। तो फिर क्या होता है, रवि क्रॉप्स में वाटर की लैक होती है, क्योंकि विंटर सीजन में पानी ज़्यादा आएगा कहाँ से, तो इसकी वजह से इसको ट्रांसप्लांटेशन मेथड से ग्रो नहीं कराई जाती है। ठीक है, क्लियर है। इसको कैसे ग्रो कराई जाती है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड या ड्रिलिंग मेथड। और इसको ट्रांसप्लांटेशन से ग्रो नहीं कराई जाती है। क्यों नहीं कराई जाती है, तो ट्रांसप्लांटेशन मेथड, मड, जिस खेत में मड हो, मड समझ रहे हो आप अगर विलेज से बिलोंग्स कर रहे होंगे तो आप इसको जानते होंगे कि क्या होता है कि जब क्या कहते हैं, खेत में बहुत ज़्यादा पानी हो तो उसके ऊपर ट्रैक्टर से सॉइल प्रिपेयर कर दी जाती है। वैसे हम आगे बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। तो फिर उसके बाद वो एक तरह का मड बन जाता है, और उसमें फिर क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन ईजी हो जाता है। तो ट्रांसप्लांटेशन इसीलिए खरीफ क्रॉप्स में बेटर होता है, रवि क्रॉप्स में नहीं। तो इसीलिए रवि क्रॉप्स को ट्रांसप्लांटेशन मेथड से ग्रो नहीं कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये एक प्रोग्राम था जो कि 1960 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। ये क्या हुआ था, 1960 में स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट किया गया था, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। क्या कर सके, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है 1947 में आज़ाद हुए थे, और 1947 में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं थी। हम लोग बहुत ही पुअर थे, ऐसे समझ जाओ, बहुत पुअर थे हम लोग। पूरे सिटीजन्स को फूड नहीं खिला पा रहे थे, बहुत पुअर थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास पुअर है तो पैसा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फूड होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। फूड क्या है, ज़रूरी है। तो फूड हमको दो मेथड से आ सकता है, या तो हम फूड खरीद के खाएंगे या फिर उगा के खाएंगे। खरीद के खाने के लिए हमको पैसा ज़्यादा चाहिए, और उस टाइम हम आज़ादी हुए थे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होने के कारण हम खरीद के ज़्यादा नहीं खा सकते थे। और फिर कुछ इवेंट हुई थी जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का भी एक नारा लगाया था। और उसके बाद क्या हुआ था, फूड प्रोडक्शन को क्या किया था, बढ़ा दी गई। मतलब फूड प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि हम लोग भूखे एटलीस्ट ना मरे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाएंगे, अपने ही क्या हो जाएंगे, प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। तो फिर हम लोग धीरे धीरे ग्रो हो जाएंगे। और आज की डेट में भारत जो है सबसे ज़्यादा फूड क्या होता है, दूसरे देश को एक्सपोर्ट करता है। समझ सकते हो, यही है टाइम व्हाटएवर। तो फूड प्रोडक्शन समझ में आ गई। 1960 में इसीलिए इसे स्टार्ट की गई ताकि फूड प्रोडक्शन क्या हो सके, बढ़ सके। क्लियर।
तो यही थी ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन थी, मीन्स एक प्रोग्राम थी जिस कारण गवर्नमेंट क्या कर रहे थे, फार्मर को सपोर्ट कर रहे थे। इसमें हाइब्रिड सीड वगैरह सब भी आई हुई थी, हाइब्रिड सीड का इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें कि प्रोडक्शन क्या होता था, ज़्यादा होता था। उसके बाद आता है फार्मिंग। क्या हो जाता है, फार्मिंग। तो हम जो क्रॉप्स उगाते हैं उसे ही बोलते हैं फार्मिंग, क्रॉप्स उगाने को ही क्या बोलते हैं, फार्मिंग, है ना। तो फार्मिंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो दो टाइप्स के, एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होता है इनऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग। सॉरी, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। एक होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक होता है इनऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो ये क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं हम लोग, कोई केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। क्रॉप्स को ग्रो कराने में क्या होता है, कोई भी केमिकल हम लोग यूज नहीं करते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन क्रॉप विदाउट द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ना ही कोई वीडीसाइड यूज करते हैं, ना ही पेस्टिसाइड। ये क्या होता है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। वॉट एवर, बस अभी नाम से जान लेना है कि हम लोग कोई भी इतना बोल सकते हो कि विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल्स, है ना। हम लोग बिना केमिकल का जो क्रॉप उगाते हैं उसे बोल देते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जिस फार्मिंग में क्या हो, केमिकल ग्रो हो, यूज हो, उसे क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ज़्यादा केमिकल ग्रो यूज करने से क्या होता है कि हमारा जो क्रॉप्स होते हैं या फिर हमको जो क्रॉप्स का ग्रेन मिला, वो ग्रेन भी थोड़ा बहुत हेल्दी नहीं होता है। ग्रेन क्या होता है, हेल्दी नहीं होता है। इसके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आजकल क्या हो रही है, ज़्यादा जोर दी जा रही है, ताकि हेल्दी होती है और ताकि पीपल्स इजीली कंज्यूम करें, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करता, दैट इज़ बेटर होता है, हेल्दी होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक में प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ऑर्गेनिक से ज़्यादा प्रोडक्शन इनऑर्गेनिक में होती है, बिकॉज उसमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, बट वो हेल्दी नहीं होती है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने फार्मिंग समझ में आ गया। अब देखो, जब फार्मिंग करते हैं तो हमको कुछ कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, तब क्या होते हैं, कोई भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं। तो उसे बोलते हैं बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। क्या बोलते हैं उसे, बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, या फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसे क्या बोल देते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ये जो है, ये बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन है। इसमें मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमको क्रॉप उगाना होगा तो हमको क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, या फिर हमको फील्ड में क्या क्या करना पड़ेगा, उस वो यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं कि आपको इतने स्टेप क्या होते हैं, फॉलो किए जाते हैं जब भी कोई क्रॉप्स उगाए जाते हैं। आप इस तरह समझ सकते हो, जब भी कोई क्रॉप उगाया जाता है तो इतने स्टेप क्या हो जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, और इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या क्या स्टेप है सर, फर्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा आ जाता है सोइंग, तीसरा आ जाता है एडिंग मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर, चौथा आ जाता है इरिगेशन, पांचवा आता है रिमूवल ऑफ सीड या फिर प्रोटेक्शन ऑफ सॉरी वीड्स लिखा है, या फिर इसको आप लिख सकते हो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप यहाँ पे स्टेप में आ सकता है। तीसरा जो, उसके बाद आ जाता है हार्वेस्टिंग, उसके बाद आता है थ्रेशिंग, उसके बाद हो जाता है स्टोरेज। ये सभी स्टेप फॉलो किए जाते हैं। अब हम इस स्टेप को अलग अलग पढ़ने वाले हैं, मीन्स रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला स्टेप आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फॉर कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है, इसमें सॉइल को लूज और अप टर्निंग की जाती है। इसमें क्या की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लूज या फिर अप टर्निंग की जाती है, किसकी, सॉइल की। दिस प्रोसेस इज नोन एज टीलिंग और प्लोइंग। इसी क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्लगिंग या फिर टीलिंग कहा जाता है। देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द प्रोसेस इन विच सॉइल आर बीइंग लूज और अपरूट, है ना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को ही क्या बोलते हैं, प्लगिंग या फिर टीलिंग बोलते हैं। इसको प्लगिंग करने के लिए हमको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, या फिर कौन कौन से मशीन यूज होते हैं, कौन कौन से मशीन यूज होते हैं करने के लिए। तो पहला हो जाता है प्लॉ। क्या हो जाता है, पहला प्लॉ। ये क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड कंटेन टू पार्ट्स। ये क्या होता है, वुड का बना होता है। अभी भी देखेंगे गाँव में क्या होते हैं, जो छोटे छोटे क्या होते हैं, फार्मर्स होते हैं, अभी भी प्लॉ का यूज करते हैं। हिंदी में से बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं, हल। ये लकड़ी का बना होता है, इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लॉशेयर, दूसरा होता है प्लॉ शाफ्ट। प्लॉशेयर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप, ये कुछ इस प्रकार से होता है, और फिर ये जो होता है एक लकड़ी से जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं प्लॉ शाफ्ट। ये जो है, ये ज़मीन में गर गर के आगे जाता है, ताकि सॉइल क्या हो जाता है, टीलिंग होते जाता है। इसको जो है आगे से खींचने वाला कोई चाहिए होता है, तो या तो एनिमल से इसको खींचा जाता है ना। इसको जनरली क्या किया जाता है, एनिमल, जिसमें कि बैल यूज़ किया जाता है, ऑक्स यूज कर दी जाती है। और ये जो क्रॉप्स का मतलब कि क्या कहते हैं,
प्लॉ है इसका यूज भी टिलिंग में की जाती है, बट टाइम ज़्यादा लग जाता है इसमें। क्या लग जाता है? टाइम ज़्यादा लग जाता है। एक्चुअली यू कैन से ट्रेडिशनल मेथड, ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है। ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्लगिंग है। इसमें क्या हो जाता था? इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन जब हम प्लॉइंग करते हैं तो इससे क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल ऊपर आ जाता है। मतलब जब भी ऐसे, मतलब कि क्या कहते हैं, हमारा जो प्लॉ शेड जाएगा, यही क्या है? प्लॉ शेड। ये क्या होता है? लकड़ी, प्लॉ शाफ्ट, और यहाँ से कोई एनिमल इसको क्या करता है? आगे खींचते जाता है। तो ये जो हमारा प्लॉ शेयर है, ये मिट्टी को क्या करता है? उखाड़ते जाता है। क्या करता जाता है? उखाड़ते जाता है। तो नीचे जो न्यूट्रिएंट्स था वो क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है, और न्यूट्रिएंट सॉइल को क्या कर देता है? रिच कर देता है। और हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली कुछ सेंटीमीटर तक ही उसका रूट्स होते हैं, उससे उतना ज़्यादा रूट्स होता नहीं है, तो नीचे जो न्यूट्रिएंट है वो यूज नहीं हो पाता है। तो टीलिंग करने से क्या होता है कि ये ऊपर आ जाता है और प्लांट ईजिली यूज कर पाते हैं। ठीक है। तीसरा, इट हेल्प इन एडिएशन ऑफ सॉइल। एडिएशन ऑफ सॉइल मतलब क्या होता है कि इस प्लांट में सॉइल ईजिली मतलब एयर क्या हो जाता है? चला जाता है। ठीक है। इसे बोलते हैं हेल्प इन एडिएशन ऑफ द सॉइल। क्लियर है? सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? हेल्प इन एडिएशन ऑफ द सॉइल। सॉइल में क्या होता है? मतलब कि जैसे ही लूज करते तो उसके बीच में एयर पार्टिकल्स आ जाते हैं। सॉइल क्या हो जाता है? लूज होता है तो उसके बीच में क्या हो जाता है? पार्टिकल, एयर पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं, तो एडिएशन बढ़ जाता है, ताकि प्लांट के रूट क्या हो सके? ईजिली इस एयर को कंज्यूम कर सके। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे बोलते हैं हो। क्या बोलते हैं? हो। इन इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रड ऑफ वुड और आयरन, कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट of iron of its end, driven with the help of animals, used for removing weeds and losing of the soil। ये जो हो है और प्लॉ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है? ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, नुकीला होता है, वो थोड़ा सा इससे ओल्डर, मतलब इसी का क्या है? मतलब अपग्रेडेड वर्जन है। प्लॉ का ही अपग्रेडेड वर्जन क्या होता है? हो होता है। इसे भी एनिमल के द्वारा ही क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। ऑब्वियस ही बात है, जब हम क्या करते हैं? टीलिंग करते हैं तो वीड्स क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। वीड्स क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है? सॉइल लूज हो जाता है, और सॉइल लूज होने से एरिएशन और वाटर रिटेशन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट सॉइल को लूज करने के साथ साथ वीड्स को अपरूट करने में भी क्या होती है? हेल्पफुल होती है। और वीड्स क्या होती है आगे हम देखेंगे। तो एक था हो, ये दूसरा इम्प्लीमेंट था जो कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में यूज़ किए जाते हैं। तीसरा है कल्टीवेटर। ये जो है ये मॉडर्न है। ये क्या है? मॉडर्न मेथड है या फिर मॉडर्न इम्प्लीमेंट है। इसे क्या किया जाता है? ये भी मॉडर्न मेथड है प्लगिंग का, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? ट्रैक्टर से इसको क्या करते हैं? खींचते हैं। इसमें क्या कर रहा था? बैल खींच रहा था, लेकिन इसमें ट्रैक्टर खींचता है। और पहले देखो, इसमें एक ही शाफ्ट हुआ करता था। इसमें क्या हो जाती थी? एक ही प्लॉ शेयर होता था, लेकिन इसमें बहुत सारे प्लॉ शेयर होते थे। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे प्लॉ शेयर होते हैं, जिसको ट्रैक्टर ईजिली मतलब क्या करते हैं? खींचते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? अब ज़्यादा एरिया बहुत कम समय में क्या हो जाती है? पूरा पूरा लूज हो जाती है। तो ट्रैक्टर के माध्यम से क्या होती है? बहुत ज़्यादा सॉइल लूज हो जाती है। तो ये इसीलिए इसे मॉडर्न मेथड बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय कुछ ही देर में हो जाता है, तो इसीलिए कम समय लगता है। और साथ साथ ये काम ट्रैक्टर कर रहा है, तो इसमें लेबर का काम नहीं होता है, बस मशीन ही कर देता है। तो कल्टीवेटर क्या है? एक मॉडर्न मेथड है, जिसमें क्या होता है? टाइम और लेबर दोनों बचते हैं, और ये ट्रैक्टर के मदद से की जाती है ना। जिसे हम लोग जनरली आप फाड़ी बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलता है? आई डोंट नो, बट फिगर आपको थोड़ा सा पता ही होगा कि इस तरह से होता है। और इसमें कुछ कुछ क्या होते हैं? आपको प्लॉ शेयर रहते हैं, 8-10 के आसपास रहता है, और उसको ट्रैक्टर खींचता है, तो वो हो जाता है कल्टीवेटर, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने मेनली 3 इम्प्लीमेंट को देखा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, इस चीज़ को हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सोइंग। सोइंग मतलब होता है बुआई। क्या होता है? बुआई। सॉरी, बुआई। इसमें क्या होता है? सीड को जनरली हम क्या करते हैं? प्लांट सीड को हम लोग जनरली क्या करते हैं? फील्ड में बुआई करते हैं, है ना। प्लांटिंग ऑफ सीड ऑफ क्रॉप इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग, है ना। फील्ड में या फिर सॉइल में सीड का प्लांटेशन ही क्या कहलाता है? सोइंग कहलाता है। प्लांटेशन ऑफ सीड इज कॉल्ड सोइंग। गुड क्वालिटी एंड हेल्दी सीड मस्ट बी यूज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हेल्दी क्रॉप्स प्लांट। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमको हेल्दी क्रॉप्स चाहिए, मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन चाहिए, तो हमको हेल्दी क्रॉप का यूज़ करना पड़ेगा। अब हेल्दी क्रॉप कैसे हम चूज करेंगे सर कि हेल्दी क्रॉप्स है? तो इसका बहुत ही शॉर्ट इजी मेथड है। करो क्या कि जितने भी सीड हैं उसको एक पानी में डाल दो। बहुत बड़ा टब ले लो, उसमें क्या कर दो? सभी सीड को पानी में डाल दो, पानी पूरा भर दो, उसमें सीड डाल दो। जो सीड फ्लोट करने लग जाए वो समझ जाओ स्पॉइल है।
क्या है, वो स्पॉयल हो चुका है। जो सीड फ्लोट करने लग जाए समझ जाओ वो क्या है, स्पॉयल है, और जो नीचे बैठ जाए वो समझ जाओ वो क्या है, हेल्दी है। तो ऊपर वाले जो सॉइल फ्लोट कर रहा है उसको आप बाहर निकाल दो, और नीचे जो सॉइल सीड जो है वो क्या है, सेटल डाउन हो चुकी है, वो हेल्दी सीड कंसीडर की जाती है, एंड उसे आप बुआई कर सकते हो, वो हेल्दी सीड होती है, उससे आपका हेल्दी प्रोडक्शन होगा। तो आपने मेथड भी देख लिया कैसे हम चूज करेंगे हेल्दी सीड को, ठीक है। टूल्स यूज्ड इन सोइंग, सोइंग में कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, तो पहला जो है ट्रेडिशनल मेथड को हम देखते हैं, या फिर ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल मतलब बोले तो जब हम ज़्यादा साइंस से हम लोग जब ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, मीन्स हम लोग बहुत विदाउट साइंस का हम लोग लाइफ जीते थे, जिसमें ज़्यादा साइंस का इवोल्यूशन नहीं था, तो उस टाइम को हम बोलते ट्रेडिशनल टाइम, है ना। तो उस टाइम में जो टूल यूज किए जाते थे उसे बोलते थे फनल शेप्ड टूल, है ना, फनल शेप्ड टूल बोलते थे उसे। ये सीड आर प्लेस्ड इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग पाइप विद द शार्प एंड, दिस टूल इज ड्रॉन बाय प्लॉ एंड प्लॉ, ये जो है इसको खींचता कौन था, तो एनिमल। तो पहले ट्रैक्टर वगैरह सब नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा साइंस इंट्रोड्यूस नहीं था, तो एनिमल वगैरह का यूज करके क्या की जाती थी, ये सब का यूज किया जाता था। तो इसमें क्या होता था, एक पाइप होती थी और एक ऊपर से मतलब कि प्लॉ होता था जो कि एनिमल खींच रहा होता है, और ये पाइप के द्वारा नीचे नोकी होती थी, और यहाँ पे एक आदमी होता था, और आदमी क्या करता था, इस फनल को एक बार नीचे गिराता था, फिर उठा के फिर नीचे, फिर उठा के फिर नीचे, और इसको ये एनिमल क्या हो रहा है, आगे जाता है। जब एक नीचे जाता है तो सॉइल में ये गड़ जाता है, और एक सीड क्या होता है, नीचे चला जाता है ना। उसी तरह से क्या होता है, जब एक मतलब कि जब नीचे गया तो फिर सॉइल में गड़ गया और एक सीड नीचे चला गया। तो ये जो पहले का मेथड था एनिमल से, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आजकल के ज़माने में क्या हो गया, सीड ड्रिलर मशीन आ गई। क्या आ गई, सीड ड्रिलर। ये इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा फनेल से एक ही साथ लग रहा है, पहले इसमें एक एक ही होती थी, है ना। अब क्या हो रहा है, एक ट्रैक्टर खींच रहा है, तो ट्रैक्टर खींच रहा है तो मशीन है, वो क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा फनेल सेप को एक ही साथ खींच सकता है, एक ही साथ क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, बहुत सारे एरिया में एक ही बार में क्या हो रहा है, सीड का स्विंग हो जा रहा है। तो ये बेटर होता है, टाइम एंड लेबर दोनों सेव करता है ना। इट कंटेन्स सेट ऑफ यूनिफॉर्म एलेंस ट्यूब्स, ये जो है बहुत सारे ट्यूब्स, बहुत सारे मतलब हज़ार लाख नहीं, वही 5-10 ठो 20 ठो 10-15 ठो क्या होता है इसमें सीड, मतलब वो ट्यूब जो होते हैं फनेल शेप्ड, वो एडेड होते हैं। सीड आर यूनिफॉर्मली प्लेस्ड इन सॉइल इन अप्रोच डेप्थ, ये जो है यूनिफॉर्मली क्या होती है, डेप्थ तक पहुंचा देती है किसको, सीड को, और साथ ही ऊपर से ढक भी देती है सॉइल को। सॉइल से क्या कर देती है, सीड को ढक भी देती है, ताकि इसे कोई भी बर्ड पिक आउट ना कर सके, मीन्स खा ना सके, है ना। ड्राइविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर से क्या होती है, ड्राइव की जाती है। तो हमने सोइंग स्टेप भी देख लिया। अब आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम क्या करते हैं, अब देखो, जब क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो जनरली जब ज़्यादातर क्रॉप्स उगाए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉइल का फर्टिलिटी क्या होगा, या फिर सॉइल को जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होगी वो घट जाएगी। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, हमको ज़्यादा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उस मतलब उसमें ज़्यादा उसको सॉइल में हमको पावर देना होगा, जो कि क्या हो सके, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सके, है ना। तो वो पावर मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करके हम दे सकते हैं, ताकि क्रॉप्स का बढ़ सके, है ना। तो ये एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होता है, तो इस सप्लाई प्लांट विद इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट। प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये क्या करता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट देता है सॉइल को, जिससे जो क्या होता है, प्लांट द्वारा लिए यूज किए जाते हैं और प्लांट हेल्दी ग्रो होता है ना। तो ये एडिशन मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या करता है, इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है किसको, सॉइल को, ताकि वो ग्रो करा सके। क्यों ज़रूरी क्यों होता है, तो क्योंकि अगर हम देखो रेगुलरली जब कोई प्लांट उगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये सॉइल का न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको न्यूट्रिएंट्स फिर से फुलफिल कर, ये तो खुद खाना बना के खाएगा नहीं, सॉइल है, तो सॉइल में हमको एक्स्ट्रा क्या करना, न्यूट्रिएंट के लिए ऐड करना होता है, ताकि क्या हो सके, इसमें आपका न्यूट्रिएंट आ सके फिर से। तो उसके लिए हमको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करना होता है। अब ये मैन्योर एंड फर्टिलाइजर क्या होता है, तो मैन्योर जो है नेचुरली बनाई जाती है। मैन्योर क्या होती है, नेचुरली बनाई जाती है। कैसे, तो डिकम्पोज्ड एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट का यूज करके मैन्योर बनाई जाती है। प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस टू द सॉइल बट इज लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ये क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिएंट में कम
इसका अमाउंट मतलब रीच नहीं होता, ज़्यादा प्लांट न्यूट्रिएंट इसमें क्या होता है नहीं होता, कम प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन साथ ही साथ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के साथ साथ ये ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है। ह्यूमस से क्या होता है, सॉइल का टेक्सचर बढ़ जाता है, मीन्स एरिएशन क्या हो जाता है उस सॉइल का बढ़ जाता है। तो ये ह्यूमस प्रोवाइड करने के साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी क्या करता है सॉइल को देता है। तो ये जो है सिर्फ न्यूट्रिएंट नहीं देता, ये ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल टेक्सचर, ये सब कुछ क्या करता है बढ़ाता है। ठीक है, साथ ही साथ इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या कर देता है या बढ़ा देता है। टेक्सचर ऑफ द सॉइल क्या करता है बढ़ा देता है ना। मेक द सॉइल पोरस एंड प्रॉपर एरिएशन, सॉइल के बीच में एरिएशन का क्या करता है पोरस बना देता है। पोरस मतलब कि सॉइल के पार्टिकल को दूर दूर कर देता है ताकि इजीली क्या आ सके, एयर सॉइल में आ सके और प्लांट का रूट जो है इजीली ब्रीथ कर पाए। तो मैन्योर जो है कुछ इस प्रकार से इतना आपको हेल्पफुल होता है। तो जब आपको मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का डिफरेंस पूछ देगा तो हम मैन्योर का पहले क्या कर देंगे, ये फर्स्ट पॉइंट, एक फर्स्ट नंबर। दूसरा, इट प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस टू द सॉइल, बट है ना, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा लिखेंगे इट इज़ लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट, 3 हो गया। चौथा, इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। पांचवा, मेक सॉइल पोरस फॉर प्रॉपर रेडिएशन। तो 5 इसमें पॉइंट हो गए मैन्योर में। फर्टिलाइजर में भी हम 4-5 पॉइंट लिख देंगे। कैसे, तो जनरल देखो, कमर्शियली अवेलेबल इनऑर्गेनिक साल्ट रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ये क्या होता है, केमिकल होता है। ये क्या है कि फर्टिलाइज़र केमिकल होता है, इसे लैब में बनाई जाती है। किसमें बनाई जाती है, लैब में। ये बहुत ही ज़्यादा रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, कमर्शियली अवेलेबल इनऑर्गेनिक साल्ट, कमर्शियली अवेलेबल या फिर इट इज़ अ इनऑर्गेनिक साल्ट, एक पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट। तीसरा, डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, है ना। चौथा, मेक सॉइल लेस फर्टाइल इन द लॉन्ग रन, मतलब ज़्यादा यूज करोगे तो सॉइल को क्या कर देता है या लेस फर्टाइल कर देता है। पाँचवा, इट डू नॉट मेक द सॉइल पोरस फॉर प्रॉपर रेडिएशन, है ना। तो 5 पॉइंट इसमें भी, 5 पॉइंट इसमें भी। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देख लिए, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, इसको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, तो सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, है ना। प्लांट को समय समय पे पानी देने को ही क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो सॉइल है, सॉइल का वो जो पानी है वो वाटर वेपर के द्वारा क्या हो सकता है, उड़ जाता है, और सॉइल का जो वाटर है वो क्या हो जाता है, लेवल कम हो जाता है। तो फिर प्लांट वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो प्लांट क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमको समय समय पे सॉइल में पानी देनी होती है ताकि प्लांट सूखे ना, प्लांट जिंदा रहे। तो समय समय पे जो पानी देना होता है इसी को ही बोलते हैं इरिगेशन, है ना। तो पानी हम कहाँ कहाँ से देंगे, तो वेल से दी जाती है, ट्यूबवेल से दी जाती है, पॉन्ड से दी जाती है, लेक से दी जाती है, कनल से दी जाती है, रिवर से दी जाती है, डैम से दी जाती है। तो ये सब जो है, ये सब सोर्स है, मतलब ये सोर्स ऑफ वाटर है जहाँ से आप प्लांट को वाटर दे सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है, राइट 5 सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो यहाँ से 5 तो आप पिक करके लगा सकते हो, ठीक है। अब हम सॉइल को जो वाटर है वो किस किस तरीके से दे सकते हैं, मेथड ऑफ इरिगेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ट्रेडिशनल मेथड होगा पहले के ज़माने में। तो पहले के ज़माने में जो मेथड यूज़ किए जाते थे वो होता था मोट, जिसे हम पुली सिस्टम भी बोलते थे। दूसरा, चेन पंप। तीसरा, ढेकली। चौथा, राहट, इसे लीवर सिस्टम या फिर पर्सन व्हील भी कहा जाता था। पहले के ज़माने में जब इतना ज़्यादा साइंस डेवलप्ड नहीं था तो उस टाइम में ये मेथड यूज़ किए जाते थे, किसके लिए, सॉइल को इरिगेशन के लिए, है ना। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या है, दो अच्छा मेथड आजकल के ज़माने में साइंस डेवलप किया, तो आजकल 2 मेथड जो है स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा है ड्रिप इरिगेशन या फिर ड्रिप सिस्टम। ये जो है ये आजकल ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ये मॉडर्न मेथड है, इसमें साइंस का यूज होता है। पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम को देखते हैं। ये क्या होता है, यूजफुल फॉर अनइवन लैंड एंड सैंडी सॉइल। ये क्या होता है, अनइवन लैंड और सैंडी सॉइल में क्या होता है, यूजफुल होता है। यूजेज सिस्टम फॉर परपेंडिकुलर पाइप विद रोटेटिंग नोजल ऑन द टॉप विच स्प्रिंकल वाटर ऑन द क्रॉप्स। होता क्या है, एक परपेंडिकुलर पाइप खेत में लगा जाती है, इसके ऊपर एक नोजल होती है। क्या होती है, नोजल, जो कि क्या होता है, ये घूम घूम के चारों तरफ पानी को बारिश के तौर पे करा दी जाती है। इस तरह से चारों तरफ पानी क्या करती है, स्प्रेड कर देता है पूरा खेत में, है ना। यू कैन से ये आर्टिफिशियल रेन है, ये क्या है, आर्टिफिशियल रेन करा देता है पूरा सॉइल में, है ना। तो ये जो है इससे ये क्या होता है, अनइवन सॉइल पे भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये ऊपर से रेन की तरह गिरता है। तो जो हाई एलिवेटेड है, मतलब जो ऊंचा है सॉइल से थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे पहाड़ नहीं होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा, अगर कहीं पे मतलब
तो वहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, वाटर पहुँच जाएंगे, और जो कहीं गहरा होगा तो वहाँ पे भी वाटर पहुँच जाएंगे। तो ये अनइवन सॉइल पे भी बेटर होता है, और सैंडी सॉइल पे भी क्या होता है, यह बेटर होता है। क्यों? क्योंकि सैंडी सॉइल का पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होता है। आप क्लास 7 साइंस में पढ़े होंगे, सैंडी सॉइल का क्या होता है, पर्कुलेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से सॉइल जल्दी सूख जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते हैं, फिर बंद कर देंगे, फिर स्प्रिंकल करेंगे, तो हमको सैंडी सॉइल के द्वारा सूखने का मौका देंगे ही नहीं। सिर्फ प्लांट जितना एब्जॉर्ब करवाया उतना दिए, एक्स्ट्रा देंगे ही नहीं जो सॉइल सैंडी सॉइल के द्वारा वो सूखेगा। तो ये बेटर होता है, सैंडी सॉइल में भी बेटर होता है। प्रोवाइड इफिशिएंट कवरेज ऑफ वाटर फॉर अ लार्ज एरिया तक ये वाटर को क्या करता है, आपको इफिशिएंटली पहुंचा देता है। दूसरा मेथड होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट ऑफ प्लांट, मतलब ज़्यादा कॉस्टली होता है तो इफ़िशियंट भी होता है। इफ़िशियंट बोले तो बहुत कम वाटर यूज करता है इरिगेशन के लिए। ये क्या करता है, सिर्फ प्लांट के रूट तक ही, रूट में ही पानी गिराता है। डायरेक्ट जाके कहाँ गिराता है, प्लांट की रूट में। होता कुछ यूँ है कि जितने भी प्लांट होते हैं, जैसे मान लो ये 4 प्लांट है, 3 प्लांट है, अब इसमें क्या कर देता है, एक पाइप इस तरह से बिछा दिया और थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया, होल कर देता है। एरिया स्ट्रोकर, ये ठीक है, इस तरह से क्या कर देता है, होल कर देता है। ठीक है, तो जब इस तरह से होल कर देता है, तो जब इससे पानी लो जा, चलो कोई नहीं, फिर से मैं कर देता हूँ। हाँ, तो जब इसमें क्या होता है कि पानी पहुँचाया जाता है, तो इधर से भी पानी चला गया, इधर से पानी चला गया, इधर से पानी चला गया। तो देखो यहाँ प्लांट था, प्लांट के रूट पे पहुँच गया। तो इस टाइप का जो इरीगेशन होता है इसे बोलते हैं ड्रिप इरीगेशन, है ना। प्रोवाइड इफिशिएंट इरीगेशन एंड प्रिवेंट वाटर वेस्टेज। इसमें वाटर वेस्टेज होता ही नहीं, क्योंकि जस्ट रूट में ही प्रोवाइड जाके वाटर को देता है। आसपास जैसे मान लो यहाँ वाटर जाता ही नहीं है, जो वेस्टेज होगा जस्ट जितना प्लांट को रिक्वायर है रूट के पास जाके छोड़ देता है उतना पानी, है ना। और इसमें ज़्यादा धुआंधार पानी निकलता है, ड्रॉप पानी निकलता है, जितना कि सॉइल और रूट एब्जॉर्ब कर सके, फिर उसके बाद बंद कर दी जाती है। तो इसे वाटर वेस्टेज के लिए, वाटर वेस्टेज को रोकने के लिए सबसे बेस्ट वे अगर पूछेगा तो वो होगा ड्रिप इरीगेशन। तीसरा, यूज्ड कॉमनली फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट, गार्डन ट्रीज या फ्रूट प्लांट्स को प्रोवाइड करने के लिए ड्रिप इरीगेशन यूज किए जाते हैं। कोई दिक्कत? अब आता है प्रोटेक्शन ऑफ, यहाँ पे क्रॉप भी लिख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप, मतलब कि क्रॉप को कैसे बचाया जाता है। तो क्रॉप्स के लिए जो समस्या है, पहला है वीड्स क्या होता है, दे आर अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप। ये क्या है, अनडिजायरेबल प्लांट है या फिर अनवांटेड प्लांट है, जो कि क्या होता है, प्लांट के साथ ग्रो हो जाता है, और प्लांट के साथ ग्रो होने के बाद उस प्लांट से कंपटीशन करने लग जाता है। जो न्यूट्रिएंट प्लांट को मिलने वाला था अब ये यूज करने लग जाता है, तो प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो वीड्स एक बड़ी समस्या होती है। इसका एग्जाम्पल अगर ले ले तो जेंथियम, पैराथियम, ये सब क्या है, कॉमन वीड्स हैं। और ये क्या करता है, वाटर प्लांट से या फिर क्रॉप से वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट, ये सबसे कंपटीशन करने लग जाता है। मतलब कि प्लांट को जो वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट चाहिए होता है वह वीड्स यूज करने लग जाता है। और जब वीड्स यूज करेगा तो प्लांट के लिए ये घट जाएगा और प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी, और जो क्रॉप यील्डिंग होगा वो कम हो जाएगा। तो ये क्या है, समस्या है। तो इस समस्या का हल क्या है, तो अभी सी बात, इसको हटाना। तो इसको हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं वीडिंग। इसको हटाने का जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वीडिंग। इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड। कल्टिवेटेड फील्ड से इसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। तो इसके 2 मेथड्स होते हैं, पहला मैकेनिकल मेथड, दूसरा होता है केमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड क्या होता है, तो इसको हाथ से भी कहीं कहीं रिमूव किया, जब छोटे मोटे अमाउंट, जैसे मतलब बाड़ी या फिर छोटा मोटा एरिया में क्या करते हैं, कोई भी क्रॉप्स उगाते हैं तो वो अपने हाथ से क्या कर लेते हैं, इसको उखाड़ देते हैं, तो वो हो गया मैकेनिकल मेथड। कभी कभी हम खुरपी का भी यूज करते हैं, कभी कभी हम प्लॉ या फिर ड्रिलर का भी यूज करके इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये हो गया मैकेनिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या होता है, हमने एक केमिकल इसमें क्या करते हैं, उस क्रॉप में स्प्रेड कर देते हैं। क्या करते हैं, एक केमिकल स्प्रेड कर देते हैं। इस केमिकल का खासियत होता है कि सिर्फ वीड्स को ही इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है, सिर्फ वीड्स को ही इफेक्ट करता है, प्लांट को कोई इफेक्ट नहीं करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमको सिर्फ ये वीड्स को इफेक्ट करेगा, वीड्स को क्या कर देता है, या गला देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। तो ये केमिकल्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इसका भी यूज नहीं होते। कौन कौन से केमिकल, तो एक होता है 2, दूसरा होता है 4D। ये जो है वीडीसाइड्स, जो वीड्स को हटाए जाते हैं, जो केमिकल वीड को वीडिंग के लिए यूज हो। वीडिंग बोले तो रिमूवल ऑफ वीड्स को हटाने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उसे बोलते हैं वीडीसाइड्स। आप इसका डिफिनेशन इस तरह से वीडीसाइड का, द
द केमिकल विच इज यूज टू रिमूवल ऑफ वीड्स, या फिर द केमिकल विच इज यूज इन वीडिंग इज कॉल्ड वीडिसाइड्स। एग्जाम्पल 2, 4D, ये सब केमिकल्स है जो कि क्या होते हैं आपको क्रॉप्स में दी जाती है। कुछ कुछ और भी समस्या होता है। क्या क्या समस्या है? इंसेक्ट, प्लांट के लिए क्या है, इंसेक्ट भी एक प्रॉब्लम होता है, वो रूट को ही काट देता है या लीफ को ही खा जाता है। बैक्टीरिया, ये भी प्लांट को इफेक्ट करता है। फंगी, ये भी प्लांट को इफेक्ट करता है। रोडेंट, रोडेंट मतलब होता है चूहा, है ना। जनरली चूहा वाला जो एनिमल होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होते हैं चूहा को, तो वो सभी रोडेंट में आ जाते हैं। तो ये सभी प्लांट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और इसको मारने के लिए हम लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हाथ से हम बैक्टीरिया को पिक नहीं कर सकते, कीड़े मकोड़े को पिक नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली इस समय क्या होता है, हमको केमिकल यूज़ करना पड़ता है ना। और जिसके साथ साइड लग जाए ना, समझ जाओ उसका मतलब होता है मारना। तो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं तो उसे बोल देंगे बैक्टीरियोसाइड। इंसेक्ट को मारने के लिए जो केमिकल यूज़ करते हैं उसे इंसेक्टिसाइड। जो फंगी को मारने के लिए यूज़ करते हैं फंगीसाइड। जिस रोडेंट को मारने के लिए क्या होता है यूज़ किया उसे रोडेंटिसाइड। तो इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक इंसेक्टिसाइड का होता है DDT। क्या होता है DDT, सॉरी इसका फुल फॉर्म हमने लिख दिया है, DDT होती है। मतलब DDT का एक इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्ट को मारता है। DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, इसीलिए शॉर्ट में DDT यूज़ करना है। इंसेक्टिसाइड क्या है, DDT होता है, एक केमिकल का नाम है DDT, जो कि इंसेक्ट को मारने में यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोइथेन। दूसरा था बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरिया को मारने वाला, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, ये सब जो है ये कुछ केमिकल्स है जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली ध्यान से सुनना और याद कर लेना, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑक्सीटेट्रासाइलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट। उसी तरह से फंगी को मारने के लिए पेंटाक्लोरोफिनॉल, मर्क्यूरियल्स, ये अलग अलग है। ये भी अलग केमिकल है जो भी फंगीसाइड के लिए यूज़ किया जाता है। कॉमा जहाँ जहाँ लगा हुआ है वो सभी क्या है, अलग अलग है। मतलब कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये अलग केमिकल्स होते हैं, इससे भी बैक्टीरिया हटते हैं, और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट इससे भी बैक्टीरिया हट सकते हैं। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग बैक्टीरिया पे अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल है ये बैक्टीरियासाइड का। फंगीसाइड का अगर देखें तो पेंटाक्लोरोफिनॉल एक केमिकल्स है जो कि फंगी को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा आता है मर्क्यूरियल्स, ये भी क्या होता है, फंगी को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा आता है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड भी क्या होता है, रोडेंट को मारने के लिए हेल्प किया जाता है, जैसे कि थैलियम, जिंक फॉस्फेट, बेरियम कार्बोनेट, ये सब जो है अलग अलग केमिकल्स हैं जो कि चूहा वगैरह सब, चूहा छुछुंदर ये सब को मारने के लिए यूज़ की जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है। ये सभी क्या होते हैं, जितने भी केमिकल्स हैं हम चाहे वो वीड में यूज़ कर रहे हैं या फिर इंसेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, फंगी, रोडेंट, बैक्टीरिया, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। ये सभी केमिकल या फिर फर्टिलाइज़र है, जितने भी केमिकल होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइजनस होती है। क्या होती है, पॉइजनस होती है। इसीलिए हमको जब भी ये सब यूज़ करना चाहिए तो हम लोग का मुंह, हाथ, पैर क्या होना चाहिए, पूरा क्लोज्ड होना चाहिए, तब हम इसको स्प्रेड करना चाहिए। और बच्चों से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ये बहुत ही पॉइजनस होती है। इट कैन किल एन ह्यूमन इफ़ दे कंज्यूम लॉट्स इन लार्ज अमाउंट। थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में ये सब अगर यूज़ कर ले तो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, पॉइजनस होती है। रोडेंटिसाइड इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पॉइजनस। और फंगीसाइड, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, है ना। ऑब्वियसली बात है, केमिकल्स है तो हमारे लिए डेंजरस है। दैट इज़ इसको अवेयर होके प्रॉपर केयरफुली यूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हार्वेस्टिंग। ऑब्वियसली बात है, हमने क्या किया, खेत में मैन्योर ऐड कर दिया, पानी दिया, प्रोटेक्ट किया सब कुछ, तो ऑब्वियसली बात है अब क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। जब क्रॉप्स ग्रो होंगे तो अब उसको काटने की बारी आएगी। तो वो काटने की जो बारी आएगी उसी प्रोसेस को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। खेत से क्रॉप को काटने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। अब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन फ्रॉम क्रॉप। अब देखो कि हमारा मान लो ये प्लांट है, तो प्लांट से जो है, अब मान लो प्लांट ये सॉइल से लगा हुआ है, प्लांट में जो ग्रेन होता है वो ऊपरी पार्ट में होता है, ऊपरी, जैसे वीट का अगर प्लांट देखे होंगे तो वो ऊपरी पार्ट में होता है। तो हम पहले हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, यहाँ से काट दिए, तो हमको क्या मिला, ऊपर ग्रेन मिला और नीचे काफ, ये सॉइल से हट चुका है ये। अब क्या होता है, ग्रेन को हमको अलग करना होता है और इसको अलग करना होता है। तो ये जो काटने का प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और इस ग्रेन को जो अलग करना होता है उसे बोलते हैं थ्रेशरिंग, है ना। थ्रेशिंग में क्या करते हैं हम लोग, इस
ग्रेन को इससे अलग कर देते हैं और इसे बोलते हैं काफ। क्या बोलते हैं? काफ। इसे आप चाफ भी पढ़ सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू आप क्या प्रोनाउंस करो। वैसे जनरली मैं काफ इसे प्रोनाउंस करता हो। तो ये जो है ये आपको मतलब कि इसमें ग्रेन का रिमूविंग होता है। इसमें जो मशीन यूज़ किए जाते हैं इसमें इसके लिए हार्वेस्टर एक नाम मशीन होती है, हार्वेस्टर मशीन यूज़ किया जाती है। वैसे ह्यूमन्स भी सिकल का यूज करके क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। तो हार्वेस्टिंग के लिए सिकल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पे ट्रैक्टर से कराना चाहते हैं तो हार्वेस्टर एक मशीन होती है, मॉडर्न मशीन है, इसको ज़रा कटिंग की जाती है। और थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर एक मशीन होती है, वो थ्रेसर मशीन से की जाती है, थ्रेसिंग की जाती है। इसमें क्या होता है? क्रॉप्स वगैरह से अलग हो जाते हैं। पहले के ज़माने में इसे पत्थर पे पीटा जाता था, इसे कि यहाँ पकड़ लेता था और पत्थर पे पीटा जाता है, जिससे क्या हो जाता था? ये ग्रेन्स अलग हो जाते थे। लेकिन आजकल इसमें क्या होता है? थ्रेसर नाम की एक मशीन होती है, वो थ्रेसर क्या करती है इसे, मतलब कि थ्रेसर क्या करता है इसको, इस आप आजकल यूज होते हैं। अब एक और मशीन आता है जिसका नाम होता है कंबाइन। क्या होता है? कंबाइन। कंबाइन क्या करता है? ये दोनों काम करता है। ये क्या करता है? दोनों काम करता है। हार्वेस्टिंग का भी काम करता है, थ्रेसिंग का। मतलब एक मशीन, जैसे कि मान लो क्रॉप्स है तो एक मशीन आया, पहले काट लिया, फिर इसका थ्रेसिंग करके इधर दे दिया और इसका जो काफ होगा इधर दे, मतलब एक ही मशीन दोनों काम कर देता है। तो जो मशीन दोनों काम कर दे उसे बोलते हैं कंबाइन, है ना? कोई दिक्कत? इसमें है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द हस्क। अब देखो जब हम क्या करते हैं, जब हम थ्रेसिंग करते हैं, हार्वेस्ट करके थ्रेसिंग करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो ग्रेन है, क्या है? ग्रेन है, इसमें छोटे 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 काफ के टुकड़े मिल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं हस्क या फिर भूसा। क्या बोलते हैं? भूसा। हस्क इसमें क्या हो जाता है? आ जाता है। तो इसको क्या करते हैं? हटाने के लिए हम विनोइंग का प्रोसेस का यूज करते हैं। विनोइंग प्रोसेस क्या है? तो हम क्या करते हैं, जब हवा बहती है या फिर हम पंखा लगा देते हैं और ऊपर से इस क्रॉप्स या फिर ये जो ग्रेन है जिसमें हस्क मिला हुआ है गिराते हैं, तो हस्क क्या होता है? हल्का होता है। भूसा क्या होता है? हल्का होता है। तो हवा के साथ ये दूर चला जाता है और ये जो ग्रेन है भारी होता है तो वो नीचे चला जाता है। इस तरह से हस्क और ग्रेन क्या हो जाता है? अलग अलग सेपरेट हो जाती है और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? हार्वेस्टिंग। तो सॉरी, हार्वेस्टिंग नहीं, विनोइंग। क्या बोलते हैं इस मेथड को? विनोइंग मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा स्टोरेज। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ग्रेन को अलग कर लेंगे तो हम लोग स्टोर करेंगे फॉर फ्यूचर यूज, है ना? द प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्रॉप ग्रेन सेफ फ्रॉम स्पॉइलेज बाय मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड स्टोरेज। यह एक प्रोसेस है जिसमें कि हम अपने क्रॉप्स सॉरी ग्रेन्स जो हमको मिला उसे बोलते हैं प्रोड्यूस। क्या बोलते हैं उसे? प्रोड्यूस। प्रोड्यूस ग्रेन को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? प्रोड्यूस। मतलब जो हमको क्रॉप से ग्रेन आया उसे बोला जाता है प्रोड्यूस। वो प्रोड्यूस को हम लंबे समय के लिए या फिर फ्यूचर यूज के लिए जब हम उसको प्रॉपरली सेफ रखते हैं, सेफ रखने का मतलब ना ही उसमें मॉइस्चर लगे, ना उसे इंसेक्ट खाए, ना उसे रैट खाए, तो जब हम उसको बहुत फ्यूचर के लिए यूज करते मतलब प्रिजर्व करके रखते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टोरेज। स्टोरेज दो लेवल पे होती है। एक हम जैसे कि मान लो हम छोटा एक फार्मर है, तो एक फार्मर है तो हम अपने खाने के लिए भी फ्यूचर यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए रखेंगे। और दूसरा, अगर हम बड़े फार्मर है तो हम अपने खाने के लिए छोटा सा मात्रा रख लेंगे और बड़ा मात्रा क्या कर देंगे? बेचेंगे। तो जब हम छोटे मात्रा में क्रॉप्स हमको प्रोड्यूस हुआ उसे बोलते हैं स्मॉल स्केल, और छोटे मात्रा हम रखेंगे। अब बड़े मात्रा में ये इतना यूज रखने के लिए रखेगा, और ये जो है फ्यूचर कोई फैक्ट्री के लिए, कोई अगर फैक्ट्री के लिए रखता है या फिर कोई इसका बहुत बड़ा फार्मर है तो फैक्ट्री के लिए रखता है, या फिर फैक्ट्री वाले भी इसे रखते हैं ताकि एक ही बार में तो सभी यूज नहीं कर लेंगे, तो फ्यूचर के लिए बहुत बड़े लेवल पे रखा जाता है। तो जब बड़े लेवल पे रखा जाता है उसे बोलते हैं लार्ज स्केल स्टोरेज। स्मॉल स्केल स्टोरेज हम लोग जनरली क्या होते हैं, इट इज़ यूजुअली डन इन जूट बैग एंड मेटेलिक बीन्स। छोटे छोटे ड्रम में क्या होते हैं, इसको रखते हैं हम लोग जनरली घर भर से में, आप देखे होंगे। लेकिन जब इसका बड़ा पैमाना होता है, मतलब जब हम इसका बिजनेस करते हैं या फिर हम फैक्ट्री में यूज करते हैं, तो ये बहुत बड़ा पैमाने पर की जाती है। तो इसके लिए हमको सिलोस या फिर ग्रेनरीज बनाने पड़ते हैं, जिसमें क्या होता है, स्टोरेज की जाती है। मतलब बड़े स्केल पे हमको क्रॉप्स को प्रोड्यूस को रखने के लिए सिलोस एंड ग्रेनरीज यूज करते हैं, ग्रेनरीज। और छोटे पैमाने पे स्टोरेज के लिए हम लोग मेटालिक बीन्स या फिर जूट बैग्स का यूज करते हैं। कोई दिक्कत? अब जो है इस तरह से हम लोग स्टोरेज करते हैं। सिलोस क्या होता है, ग्रेनरीज क्या होता है? ग्रेनरीज मतलब होता है गोदाम। ग्रेनरीज मतलब क्या होता है? गोदाम। हड़प्पा सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा जो घर मिला था वो ग्रेनरीज का ही था, मतलब गोदाम का ही घर सबसे बड़ा होता था। बहुत बड़ा घर होती है, इसमें
मतलब बोरा में भर भर के क्या कर दी जाती है, क्रॉप प्रोड्यूस को मीन्स ग्रोन को रख दी जाती है। इसमें अलग अलग केमिकल्स यूज़ किया जाता है, अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती है ताकि इंसेक्ट ना लगे। स्मॉल लेवल पे हम लोग लीफ का पत्ता नीम का जो लीफ होता है, नीम का लीफ होता है वो यूज करते हैं स्मॉल स्केल पे, ताकि इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह सब ना आए। और बड़े स्केल में अलग अलग केमिकल यूज करते हैं सिलोज। और इसको सबसे पहले रखने से पहले हमको इसको सुखाना होता है। क्या होता है, सुखाना होता है ना, ड्राई करना होता है। क्योंकि जब हम हार्वेस्ट करते हैं प्लांट को, क्रॉप को, तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और मॉइस्चर ज़्यादा होने से इंसेक्ट, रैट या फिर बैक्टीरिया वगैरह से, फंगस वगैरह से लग जाता है और वो स्पॉयल कर देता है। तो इसके लिए हम उसको क्या करना होता है, सुखाना होता है। तो सुखा के रखा जाता है। स्मॉल पैमाने पर रखेंगे तो नीम का लीफ उसमें यूज़ कर दी जाती है। जब बड़े पैमाने ग्रेनरी या सिलोस पर रखा जाता है तो उसमें हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग देखा कि हम लोग प्लांट को किस तरह से ग्रो कराते हैं, क्या करते हैं। थोड़ा सा हम प्रीवियसली पीछे जाते हैं तो हम सभी जानते हैं कि हमको जो फूड है, दो फूड के मेनली दो सोर्स हैं। एक होती है प्लांट, दूसरा होती है एनिमल। ऐसे तीन सोर्स होते हैं। एक नेचुरल सोर्स भी है जैसे कि वाटर एंड साल्ट। ये जो हमको नेचुरली मिला है, ये हमको कहीं और से नहीं मिला है। ये भी सोर्स ऑफ फूड ही है, तो ये नेचुरली मिला है, लेकिन ये इसका हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। हम लोग को ज़्यादा यूज क्या होता है, ऑब्वियसली वाटर बहुत ज़रूरी है फॉर हमारे लिए। ये सब नेचुरल सोर्स हो गया। प्लांट सोर्स, प्लांट से फूड आता है। जिस तरह से हम लोग ग्रेन पढ़े, पल्सेस पढ़े, ये हमको प्लांट से आता है। एनिमल से भी फूड आता है। तो एनिमल से फूड आने का मतलब क्या हुआ, हम लोग को मीट मिलता है, एग मिलता है, तो ये सब एनिमल से मिलता है। अब देखो कि हम लोग को प्लांट से फूड आता है, तो हमने प्लांट कैसे ग्रो कराए जाते हैं उसको हमने देखा कि एनिमल से जो फूड आता है इसको भी हम तब पालते हैं, किसके लिए, फूड के लिए। प्लांट को ग्रो करा रहे हैं अभी फूड के लिए, तो हमने पूरा स्टेप पढ़ा। उसी तरह से एनिमल से भी हमको फूड आता है, तो एनिमल को भी हम पालते हैं, है ना। तो जब एनिमल को पालते हैं उसे बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एनिमल से कौन कौन से फूड आते हैं। तो फॉर एग्जांपल मिल्क से हम कर्ड बना लेते हैं, फिर उसे हम बटर बना लेते हैं, घी बना लेते हैं। तो ये सब मिल्क से ही प्रोड्यूस होते हैं। और मिल्क हमको किस किस एनिमल से मिलता है, कॉ, बफेलो, गोट, कैमल, ये सब से जनरली हमको मिल्क मिलता है। दूसरा आता है मीट, हमको क्या होता है, एनिमल से मिलता है। किस किस एनिमल से मीट मिलता है, तो चिकन, गोट, सीप, ये सब से हमको मीट मिलता है। तीसरा एग कहाँ से मिलता है, तो चिकन, डक्स, ये सब से एग मिलता है, और ये सब हम कंज्यूम करते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे पीपल्स क्या करते हैं, इन सब का रियरिंग करते हैं, मतलब पालते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, एक दो नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे, ताकि हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये सब चीज़ें मिल सके। तो जब बहुत बड़े पैमाने पे इसको पाला जाता है तो इसे बोल देते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर है। और जिस तरह से फूड के लिए हम लोग एक प्लांट को बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो कराते थे तो उसे बोल देते थे क्रॉप, उसी तरह से जब हम बहुत बड़े पैमाने पे एनिमल्स को ग्रो कराएंगे फूड के लिए तो उसे बोल देंगे एनिमल हस्बेंड्री। जस्ट बहुत ईजी है। द साइंस ऑफ रियरिंग एनिमल फॉर अ कमर्शियल पर्पस। द साइंस ऑफ रियरिंग एनिमल फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस मतलब पैसे के लिए। जब कोई एनिमल को क्या करते हैं हम लोग, रियर करते हैं। रियर मतलब पालते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे, एक दो नहीं, इज़ नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री। उसे क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। क्या हमको इसके लिए क्या क्या करना होता है, जिस तरह से हमने उसमें स्टेप पढ़े हुए थे कि ये स्टेप फॉलो करना होता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, उसी तरह से एनिमल हस्बेंड्री के लिए हमको अलग अलग स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहले फीडिंग मतलब पहले उसको खिलाना होता है। ब्रीडिंग मतलब एक स्पेशल टाइप्स, हमको किस टाइप का एनिमल चाहिए उस तरह उसका ब्रीडिंग की जाती है। उस टाइप के एनिमल्स को मेट्स करा के ब्रीडिंग कराते हैं। तीसरा, उसमें बीमारी भी फैलता है। उस कॉमन जो बीमारी है उसे बोलते हैं एंथ्रेक्स। क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्स। और एंथ्रेक्स नाम की बीमारी हो जाती है। तो उस एंथ्रेक्स बीमारी से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा यूज करते हैं। साथ ही साथ उसको क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ताकि केयर मिल सके। क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते ताकि उसको केयर मिल सके एनिमल को। तो इस तरह से क्या होता है कि एनिमल हस्बेंड्री प्रोवाइड किया जाती है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा बगल में एक ये हो गई है ताकि हमको कॉपीराइट क्लेम ना मिल जाए मैं इस वीडियो को। यही वैसे सभी पॉइंट आपको कवर हो चुके हैं। आज की क्लास यही रखते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर डिवीजन हो गई होगी, सब पॉइंट क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।